आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट को डिकोड करने वाले हैं जो दुनिया के बदलते पावर डायनामिक्स और इंटरनेशनल गठबंधनों की एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। ये ग्लोबल पावर के शिफ्ट होने की पूरी कहानी को पूरी तरह से न्यूट्रल और डेटा के नजरिए से समझने का एक शानदार मौका है। इस रिपोर्ट की शुरुआत ही एक बेहद हैरान करने वाली और गंभीर चेतावनी से होती है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक रूस ने इजराइल को उसके न्यूक्लियर इरादों को लेकर बिल्कुल सीधे शब्दों में चेताया है कि आग से मत खेलो। जरा सोचिए, डिप्लोमेसी में ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल ये साफ दिखाता है कि इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का तनाव किस चरम पर पहुंच चुका है। तो चलिए, इस पूरे विषय की गहराई में उतरने के लिए आज के एजेंडा पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। हम वार्निंग बेल्स इन जियोपॉलिटिक्स से शुरू करेंगे, फिर जंगल लॉ वीएस मल्टीपोलैरिटी का वैचारिक टकराव देखेंगे, उसके बाद ईरान्स मल्टी फ्रंट प्लेबुक, फ्रैक्चरिंग वेस्टर्न अलायंसेज, शिफ्टिंग परसेप्शन से होते हुए अंत में द न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी को समझेंगे। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वार्निंग बेल्स इन जियोपॉलिटिक्स, डिसरप्टिंग द स्टेटस क्वो। यहाँ एनालिसिस उन तुरंत लगने वाले कूटनीतिक झटकों की बात कर रहा है जो ग्लोबल स्टेज पर, खासकर यूरोप में महसूस किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सोर्स के अनुसार स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने अपनी रणनीतिक दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। स्पेन ने अमेरिकी निर्देशों से खुद को दूर रखते हुए मिलिट्री एयरस्पेस के इस्तेमाल से तो इनकार किया ही है, बल्कि ईरान में सीधे तौर पर अपनी एम्बेसी को भी दोबारा खोल लिया है। किसी भी पश्चिमी देश का ऐसा कदम उठाना सच में इस बात का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि पुराने गठबंधनों में दरारें आ रही हैं। अब आते हैं इस वैचारिक लड़ाई पर, जंगल लॉ वर्सेस मल्टीपोलैरिटी। सोर्स दिखाता है कि स्पेन और चीन के नेताओं के बीच हुई एक अहम मुलाकात के बाद ये वैचारिक संघर्ष और भी ज्यादा मुखर हो गया है। और ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजरिए से यहाँ दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर दिखाई गई है। एक तरफ है अमेरिका का सो कॉल्ड जंगल का कानून, जहां माना जा रहा है कि एक तरफा प्रभुत्व और ताकत के जोर पर चीजें मनवाई जाती हैं, और इसके ठीक विपरीत है सच्चा मल्टीलैटरलिज्म, यानी चीन द्वारा समर्थित एक कोऑपरेटिव और मल्टीपोलर ग्लोबल स्ट्रक्चर। इस वैचारिक टकराव का असर नीतियों पर भी दिख रहा है। रिपोर्ट नोट करती है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ईरान पर लगाए गए अमेरिकी ब्लॉकबेड्स को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कहकर कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है। सीधे शब्दों में कहें तो बीजिंग ने अमेरिकी दबाव को खारिज करते हुए सार्वजनिक रूप से ईरान का समर्थन किया है। तो इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच ईरान का रिस्पॉन्स क्या है? सेक्शन 3 ईरान्स मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजिक प्लेबुक इसी बात को समझाता है कि ईरान किस तरह एक बेहद समन्वित और आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। न्यूक्लियर नेगोशिएशन की मेज पर लौटने के लिए ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, वो बिल्कुल बिना किसी समझौते वाली हैं। सोर्स के मुताबिक उनकी मांगें हैं: यूरेनियम संवर्धन पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल की रोक, सभी आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटाना, विदेशों में फंसी संपत्तियों को पूरी तरह अनब्लॉक करना और इंटरनेशनल बिजनेस करने की बिना किसी रोक टोक वाली आज़ादी। ये दिखाता है कि ईरान अब एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन से बात कर रहा है। ईरान की इस पूरी स्ट्रैटेजी को इस प्लेबुक के 3 मुख्य स्टेप्स में बांटा गया है। पहला है आक्रामक कूटनीति, जिसमें वो पड़ोसी अरब देशों से यूएन के जरिए मुआवजे की मांग कर रहा है। दूसरा स्टेप है साइबर वॉरफेयर, यानी दूसरे देशों के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। और तीसरा है डिजिटल परसेप्शन मैनेजमेंट, जहां सोशल मीडिया और मीम वॉरफेयर का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इस साइबर वाले पहलू की गहराई में जाएं तो एनालिसिस एक बहुत ही स्पेसिफिक घटना का जिक्र करता है। रिपोर्ट के अनुसार हंडाला नाम के एक ग्रुप ने सऊदी अरब और बहरीन की प्रमुख स्टील इंडस्ट्रीज के डेटा को पूरी तरह क्रिपल कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रुप को ईरान के प्रति सहानुभूति रखने वालों से जोड़ा जा रहा है। ये डिजिटल मोर्चे पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और इस सब का नतीजा क्या हो रहा है? फ्रैक्चरिंग ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंसेस। सोर्स यहाँ एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो दिखाती है कि कैसे दशकों पुरानी पश्चिमी एकता में अब एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस टेबल के डेटा पर गौर कीजिए, ये काफ़ी कुछ साफ कर देता है। जो देश हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के पक्के सहयोगी माने जाते थे, वहाँ बड़े बदलाव हो रहे हैं। कनाडा में पब्लिक सपोर्ट गिरकर सिर्फ 22% रह गया है। जर्मनी के टॉप लीडर्स खुलेआम नई बस्तियों की निंदा कर रहे हैं। यूके के प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए बमबारी रोकने की मांग की है, और भारत भी अपनी कूटनीति को बैलेंस करते हुए ईरान के मेमोरियल्स में अपने मंत्री भेज रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
लेकिन बात सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है शिफ्टिंग ग्लोबल परसेप्शंस। ये एनालिसिस तर्क देता है कि दुनिया भर में ईरान की जो इमेज थी उसमें एक बहुत बड़ा पीआर शिफ्ट आ रहा है। दरअसल ग्लोबल ऑडियंस अब ईरान की एक बिल्कुल ही नई और आधुनिक तस्वीर देख रही है, जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ती है। अब फोकस उनके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, कमाल के सबवे सिस्टम और ग्लोबल स्केल के मॉल्स पर है। शिराज और इस्फहान जैसी जगहों का एडवांस आर्किटेक्चर दुनिया के सामने लाया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षित युवा और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा में महिलाओं की भारी भागीदारी को हाईलाइट किया जा रहा है। ये परसेप्शन मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण है। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन तक लाता है, द न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी। क्या वाकई किसी एक महाशक्ति के वर्चस्व का अंत होने वाला है? सोर्स ने यहाँ एकेडमिक एनालिसिस का हवाला देते हुए एक बहुत ही स्ट्राइकिंग नज़रिया पेश किया है, जो अमेरिकी प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के हवाले से है। उनका मानना है कि ईरान एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। इस थियोरी के मुताबिक रूस, चीन और ईरान का जो एक नया और शक्तिशाली गठबंधन बन रहा है, वो अब एक ठोस हकीकत में तब्दील हो रहा है। एक और उदाहरण देखिए। रिपोर्ट नोट करती है कि खाड़ी देश अब रक्षा अनुबंधों के लिए अमेरिका से आगे देख रहे हैं। उन्हें अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा और इसी वजह से वे कथित तौर पर यूके और रूस में नए हथियारों के बाजार तलाश रहे हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का इस तरह से शिफ्ट होना अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था में भरोसे की भारी कमी को दर्शाता है। इस पूरे एनालिसिस का समापन एक बेहद गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ होता है। जैसे जैसे ऐतिहासिक गठबंधन टूट रहे हैं और नए गठजोड़ बन रहे हैं, तो क्या हम वर्तमान में एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर दुनिया के हमेशा के लिए खत्म होने के गवाह बन रहे हैं? क्या आने वाला कल पूरी तरह से मल्टीपोलर होने वाला है? यह एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की कूटनीति की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है और हम सबको इस पर जरूर विचार करना चाहिए।